बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि जेशुआई पीपल्स पार्टी और पीटीआई मुसव्विदा बना रही है। समझते हैं कि इलेक्शन हो, आवाम के नुमाइंदे तरमीम लाए। उन्होंने मजीद कहा तरमीम के हवाले से कि जो भी तरमीम आए वो इत्तेफाक राय से आनी चाहिए। मजीद उनका कहना था कि अदलिया में इस्लाहात लाए, आईनी अदालत की जानिब जाएं, लेकिन बुनियादी हकूक़ को नहीं भूलना चाहिए। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की क़यादत के दरमियान राबिता हुआ है, जिसमें दोनों जमातों ने कल मुलाकात पर इत्तेफाक किया है। इसके अलावा दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, आज जिस तरह से मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि जेशुआई पीपल्स पार्टी और पीटीआई जो है मुसव्विदा बना रही है, लेकिन मुजव्विज़ा जो आईनी तरमीम है उसका मुसव्विदा कब तक आएगा? अभी तक कोई इसके खतोखाल सामने नहीं आए हैं। ये आईनी तरमीम का जो है ना सारा जो एक बड़ा तेज़ी के साथ जो मुसव्वते आ रहे हैं और दोपहर शाम रात आगे पीछे वो जो भी था गुब्बारा, उसमें से मुझे लगता है बज़ाहिर इस वक्त हवा निकल गई है। उसमें ख़ास कोई मूवमेंट नज़र नहीं आ रही। ना मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से कोई ख़ास दिलचस्पी का इजहार हो रहा है उसमें, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से हो रहा है, ना उसमें मौलाना साहब ने तो आज बिल्कुल ही उसको रद्द कर दिया। और वो क्या था, क्यों था, क्या होना था उसमें, वो बिल्कुल जो है वो लगता है दम तो हो गया है। अभी तक बज़ाहिर उसमें कोई मतलब हो सकता है आने वाले दिनों में कोई तेज़ी आ जाए, लेकिन चूँकि शहबाज शरीफ साहब का क़याम ज़रा तवील हो गया है लंदन में, वो मेरा ख्याल है कि शायद 2 तारीख को, 1 या 2 को वापस आएँ। तो उसके बाद ये है कि अगर तो बहुत ही कोई अर्जेंट मामला होता तो सारे लोगों को यहाँ पर कहा जाता कि अब रुकें, सेनेटर्स रुकें, MNAs रुकें, कोई जाएगा नहीं, कोई छोड़ेगा नहीं, जो पहले 15 दिन पहले हुआ था। तो इस वक्त तो कुछ नज़र नहीं आ रही तरमीम का, यानी कोई मुसव्वदा ही नज़र नहीं आ, कोई तैयार ही नहीं हुआ। वो जब होगा तब होगा, क्या उसमें है, तो हो सकता है तेज़ी आ जाए आने वाले दिनों में। लेकिन अभी इस वक्त तो बिल्कुल हर तरफ से मैंने जो बात की मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोगों से, तो वो उसमें होता है ना कि वकला बैठे हुए हैं तो मिल रहे हैं तो एक दूसरे के साथ, वो बहुत तो वो नहीं है कुछ कोई ख़ास इसमें। एक तो बात ये हो गई। दूसरी जो बात है वो ये है कि जो अब ज़रा थोड़ा सा हमें जाना है तेज़ी के साथ इस्तेकाम की तरफ और सिक्योरिटी के मामलात की तरफ। और उसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो ख़ास तौर पे जो अच्छा हमारे कोलीग्स हैं मीडिया में, उनसे भी गुजारिश है। मैं तो खैर काफ़ी अरसे से, सालों से इसी पे बात कर रहा हूँ 9/11 के बाद से, लेकिन ये है कि कुछ वक्त जो कि मुल्की सियासत में जब टर्मोइल आता है तो हम बात कर लेते हैं, लेकिन उनसे गुजारिश ये है कि ज़रा जो मशरिक़ वस्ता के हालात हैं और बाकी जो इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे हैं, मेरी अपने कोलीग से गुजारिश है कि ज़रा मीडिया पे उनको ज़रूर कवर करें, टाइम बढ़ाएं थोड़ा सा। ये जो 7 से 8 और 8 से, उनकी ज़ाहिर है कि मैं मशवरा दे सकता हूँ, मेरे कोलीग्स हैं, सीनियर भी हैं और जूनियर भी हैं और सारे बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। लेकिन ये कि वो ज़रा थोड़ा सा ये भी देखें कि दुनिया में क्या हो रहा है, और उसके साथ साथ फिर पाकिस्तान की सियासत को भी डिस्कस करें, क्योंकि एक जजीरे पे तो हम रहते नहीं हैं, ठीक है। और जजीरे पर भी अगर रहें तो जज़ायर भी जो है वो मुतासर होते हैं बटरफ्लाई इफ़ेक्ट के तहत। अच्छा जी, अब सैयद हसन नसरुल्लाह जो हैं, उनका जस्ते खाकी अभी कुछ देर पहले आज दिन में किसी वक्त या कल रात में वो मिल गया था, तो आज फिर उसका सरकारी तौर पे ऐलान हो गया है हिज़्बुल्लाह की तरफ से। और उसमें बयान ये हो रहा है कि जो पैरामेडिक्स या जो भी लोग हैं जिन्होंने देखा है जस्ते खाकी, तो वो उस पर कोई बड़ा ज़ख़म नहीं है। और ये अभी तक वाज़ेह नहीं, और ये बताया जा रहा है कि वो जो ब्लास्ट की जो धमक थी उसके नतीजे में उनका इंतकाल हुआ, लेकिन ये कि जिस्म पे कोई ज़ख़म नहीं है। अभी वाज़ेह ये नहीं है कि उनकी नमाज जनाजा, तदफीन वगैरह के इंतज़ामात, क्योंकि ज़ाहिर है कि उसके ऊपर भी, वहाँ पर भी अगर लोग जमा होते हैं और आते हैं तो वहाँ पे भी अटैक का ख़तरा है। अच्छा, इसमें जो है वो और यहाँ पर जो बड़ा क्रेडिट जा रहा है वो जा रहा है यूनिट, जो उनका यूनिट 9900 एक और है। एक तो है ना जो उनका जो स्पाई वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर के हवाले से जो हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था, यूनिट 800
या 800, लेकिन उसके अंडर एक और उनका यूनिट है जो कि यूनिट 9900 के नाम से काम करता है। उसने बड़ा फाल किरदार अदा किया है पिछले चंद सालों में, और वो जो है वो उसमें जो मुसाद है उन्होंने उन बच्चों को ख़ास तौर पे उसमें यानी वो लेकर आए उस अपने यूनिट में जिन बच्चों को ऑटिज़म था। अच्छा, ऑटिज़म जो है वो मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन ऑटिज़म जो है वो है कि जिसमें बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा अपने एक ही काम को बार बार करते हैं, वो जो है वो इधर उधर सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते, बहुत ज़्यादा बात नहीं करते, सोशलाइज नहीं करते, अपना काम से काम कर रहे होते हैं। ये डिस्लेक्सिया से मुख्तलिफ है। बहुत सारे लोग डिस्लेक्सिया को मिला देते हैं ऑटिज़म के साथ। ऑटिज़म से मुतासर बच्चों को उन्होंने इसमें शामिल किया, और वो चूँकि एक ही काम को बच्चे बार बार रिपीट करते रहते हैं, वो उनका ध्यान इधर उधर नहीं होता, वो सोशलाइज नहीं करते, तो फिर वो जो मशीन लर्निंग की तरफ और एल्गोरिदम्स की तरफ जा जाके वो एक एक चीज़ को दुरुस्त करते रहे। और ये मैंने बताया ना कि वो डिस्लेक्सिया से मिक्स ना करें। वो जो इंडिया की मूवी आई थी ना आमिर खान की, बड़ी ज़बरदस्त, तारे ज़मीं पे, उसमें जो बच्चा है उसको डिस्लेक्सिया है, उसको ऑटिज़म नहीं है। बहुत सारी जो सिम्टम्स हैं वो एक जैसे होते हैं। बहुत ही वो एक ज़बरदस्त उसमें मैसेज था उसमें, लेकिन ये कि वो डिस्लेक्सिया था, वो बच्चे को ऑटिज़म नहीं था। पहले ये ख्याल था कि सिम्टम्स कॉमन हो सकते हैं, लेकिन मैं उसमें डिटेल में जा रहा, लेकिन वो ऑटिज़म एक अलग है सिलसिला। अब देखो, वो बच्चा भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो तस्वीरें बना रहा है, उसका भी ध्यान कहीं इधर उधर नहीं होता था, सोशलाइज नहीं करता था वो ऐसा, लेकिन वो डिस्लेक्सिया था। एनीवे, तो इन बच्चों ने फिर बड़ा ज़बरदस्त काम किया उस यूनिट के अंदर, और वो डिस्लेक्सिक, वो चूँकि ऑटिज़म था उनको, तो वो लगे रहते थे मशीन लर्निंग पे, और डाटा जो है वो सारा आ रहा होता था। ख़ास तौर पे ये जो सीरिया के साथ जंग हुई है उसमें बहुत सारा डाटा मिला, हिज़्बुल्लाह उसमें इन्वॉल्व हुई, ओपन हुए, जनाज़ों में शिरकत, उनकी तस्वीरें आ रही हैं, कहीं बैनर लग रहे हैं तो तस्वीरें आ रही हैं, कहीं नारे लग रहे हैं तो तस्वीरें, वॉइस आ रही है, तो वो सारा डाटा जो है वो इकट्ठा होता गया, और फिर उसके बाद वो उनके जो है वो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ फिर वो चला गया सारा मामला, क्योंकि डाटा जो है वो ज़ाहिर है उसमें जनाजे पे कितने लोग हैं, कहाँ से हैं, कैसे हैं। और तो ये पिछले 10, 15, 20 सालों में 2006 के बाद से मशीन लर्निंग तो थी उस वक्त, लेकिन ज़ाहिर है कि फिर उसके बाद वो डीप लर्निंग और उस तरफ जाता गया मामला। तो ज़ाहिर है कि इसराइल जो है वो टेक्नोलॉजी के वाले से काफ़ी आगे, ख़ासतौर पे जो डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग से डीप लर्निंग का अशरा शुरू हुआ। दूसरी जो बात है कि उससे ज़रा हम पहले चले जाएं, और अब ये है कि अब व्हाट नेक्स्ट, अब क्या, अब एक बड़ी जंग होने जा रही है। बड़ी जंग तो खड़ी है सर पे, ठीक है ना, बड़ी जंग तो सर पे खड़ी है, बल्कि शायद कोई आलमी जंग है और हम उसमें से गुजर रहे हैं इस वक्त, ठीक है, और हम ही सोच रहे हैं कि शायद दाएँ बाएँ क्या हो रहा है। और शायद आज से 100 साल पहले या 200 साल पहले जो बड़ी जंगें होती हों, तो उस वक्त भी उस इलाके के लोग यही सोचते हों कि यार हमारे यहाँ पे पार्लिमान में कौन होगा तो हमारा हुक्मरान कौन होगा, और वो बेखबर हों कि एक बड़ी जंग हो रही है दुनिया में, और वो भी 7 से 8 या 8 से 9 की खबरें डिस्कस करते हों। तावक्त ये कि उनके सर के ऊपर कोई मुसीबत ना टूट पड़े, क्योंकि वो लाइल्म है कि दुनिया में क्या हो रहा है। ये जो अब चले जाते हैं ज़रा, मैं ज़रा सईद हसन नसरुल्लाह के आगे क्या, ईरान क्या करेगा, हिज़्बुल्लाह, अरब ममालिक, चाइना, रशिया, अमेरिका, ठीक है ना, जनूबी एशिया के ममालिक, मतलब सारी दुनिया कनेक्टेड है, और साउथ ईस्ट एशिया, क्या बड़ी पिक्चर क्या बन रही है। मतलब जाते हैं 1974 में, यानी 1974 में। अच्छा, अभी 1974 का जो साल है ये बड़ा इवेंटफुल है, यानी ये इस साल में अगर हम देखें तो 1974 में क्या हो रहा है दुनिया में। 1974 में ये हो रहा है कि एक साल पहले जो है वो शाह फैसल, सऊदी अरेबिया के अजीम इस्लामी दुनिया के रहनुमा, उनको शहीद कर दिया गया है उनके भतीजे ने। और वो शहीद होने से पहले जो है वो एक 1973 में ही ये यौम किप्पुर जंग हुई है, और उसमें पहली दफ़ा जो है वो ऑयल को एज अ वेपन यूज़ की है ओपेक ने, और पाबंदियाँ लगी हैं, और वेस्टर्न कंट्रीज़ खुश नहीं हैं
मगरबी ममालिक खुश नहीं हैं शाह फैसल शहीद से। और उसके बाद 1974 में नेल्सन मंडेला जो हैं वो, उनको कई बरस गुजर चुके हैं जनूबी अफ्रीका में। उन्होंने आगे 1990 में रहा होना है, लेकिन 1974 में वो एक आलमी सतह पे उनका एक बड़ा नाम पैदा हो चुका है। वो मुज़ाहिमत की अलामत बन चुके हैं नेल्सन मंडेला। अच्छा, 1 साल पहले शाह फैसल शहीद हो गए हैं, और उससे 1 साल पहले ये यौम किपर जंग हुई है जो इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान हुई है, और उससे 3-4 साल पहले यानी 1970 में जो है वो जो फ़लस्तीनी थे, यानी फ़लस्तीन PLO की जो क़यादत जॉर्डन में थी, PLO की क़यादत जॉर्डन में थी, तो जॉर्डन में वो PLO की क़यादत यानी यासिर अरफात और फ़लस्तीनी उनके साथ PLO के बहुत बड़ी तादाद, हज़ारों की तादाद में, उनके इख्तलाफात पैदा होते हैं शाह हुसैन से। देखिए, शाह हुसैन बिन तलाल, किंग हुसैन से इख्तलाफात पैदा होते हैं, और वो इसलिए पैदा होते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे फ़लस्तीनी मौजूद हैं और वो जंगजू हैं, और एक पैरेलल उन्होंने अपनी वहाँ पे जो PLO ने वहाँ पे अपनी ताकत का वो इजहार भी कर रहे हैं, वो हमले भी कर रहे हैं पूरी दुनिया में, कहीं हाई जैकिंग हो रही है। मतलब एक वो जो है PLO उस वक्त एक बहुत ताकतवर और एक तरह से गुरिल्ला तंजीम है 1970 में। अब वो चूँकि जॉर्डन में है, तो जॉर्डन की अपनी एक खुद मुख्तारी है, शाह हुसैन की अपनी एक खुद मुख्तारी है, तो वहाँ पर शाह हुसैन और यासिर अरफात के ताल्लुकात ख़राब होते हैं कि भाई ये जॉर्डन है या यहाँ पर हमारी फ़ौज है, या जो है ये यहाँ पे PLO के लोग हथियार लेके घूम रहे हैं। उसके नतीजे में कशीदगी पैदा होती है, जंग हो जाती है किसकी? फ़लस्तीनियों की। 1970 फ़लस्तीनियों की जंग हो जाती है किसके साथ? जॉर्डन के आर्मी के साथ। और वहाँ पे फिर वो बदकिस्मत वाक़या पेश आता है जिसको ब्लैक सितंबर कहते हैं। और ब्लैक सितंबर के बाद ये होता है कि इतनी तलखी बढ़ जाती है कि उसमें जमाल अब्दुल नासिर जो हैं, जमाल अब्दुल नासिर बहुत बददिल हैं, क्योंकि 67 की वॉर में जो कुछ हुआ है तो वो ज़ाहिर है कि जमाल अब्दुल नासिर उसके बाद एक बददिल हैं। तो वो कोशिश करते हैं कि किसी तरह से फ़लस्तीनियों की, यासिर अरफात की और शाह हुसैन मरहूम की, दोनों शख्सियत की आपस में सुलह हो जाए, और कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। लेकिन कॉन्फ्रेंस जब होती है 1970 में, तो अगले ही रोज़ उनकी तबीयत ख़राब होती है। कॉन्फ्रेंस के दौरान ही इत्तेफाक की तरफ पहुँच रहे होते हैं, सीज़ फायर की तरफ, लेकिन उनका दिल का दौरा पड़ने से जमाल अब्दुल नासिर का इंतकाल हो जाता है, और शाह हुसैन और यासिर अरफात मरहूम की सुलह नहीं हो पाती। अब उसका नतीजा ये होता है कि यहाँ से जो जॉर्डन है वो कहता है कि PLO की क़यादत यहाँ से जाए, यहाँ से उर्दन छोड़ दे, जॉर्डन छोड़ दे, क्योंकि यहाँ से जो है वो यहाँ पे जो कुछ हो रहा है वो जो काबिल कबूल नहीं है जॉर्डन के लिए। जॉर्डन उन मुल्कों में से है जिन मुल्कों की फ़ौज बड़ी मजबूत और बड़ी रॉयल जॉर्डेनियन आर्मी, और तो वो कहते हैं कि भाई आप ये यहाँ से ना करें, आपने जाना है तो कहीं और जाएं, यहाँ पर आप ना रुकें। तो जो PLO की क़यादत है वो सारी जो है वो 1970, यानी अभी मैं 74 पे नहीं आया, मैं वापस 2-3 साल पीछे की बात कर रहा हूँ कि हम 74 को डिस्कस कर रहे हैं तो क्या हो रहा है उस वक्त। तो PLO की क़यादत सारी शिफ्ट हो जाती है, फ़लस्तीनी शिफ्ट हो जाते हैं, यासिर अरफात समेत वो शिफ्ट हो जाते हैं सारे के सारे लेबनान। अच्छा, अब वो शिफ्ट होना, यानी 1970 से वो शिफ्ट हो रहे हैं लेबनान, तो हम आ गए अब 1974 में। अब लेबनान शिफ्ट हुए, तो लेबनान शिफ्ट होने के बाद फिर PLO जो है वो वहाँ से लेबनान से ऑपरेट करती है, और लेबनान से ही फिर 1972 का म्यूनिख ओलंपिक्स, ठीक है, और उसके बाद जो है वो और बहुत सारे, लेकिन उनका जो कमांड सेंटर है वो बनता है लेबनान में PLO का, यासिर अरफात का। अच्छा, अब वहाँ पर जो है वो ये सूरत हाल बनती है कि जी फ्रांस, वहाँ पे ज़ाहिर है फ्रांस की कॉलोनी रहा लेबनान, तो वहाँ पे कुछ 40 से 50% तक मैरोनाइट क्रिश्चियंस हैं, मैरोनाइट क्रिश्चियंस। और कोई उस वक्त 74 में, मैं आज की बात नहीं कर रहा, 1974 की पॉपुलेशन आपको बता रहा हूँ,
तो कोई 40-50% जो है, निस्फ आबादी तकरीबन मैरोनाइट क्रिश्चियंस हैं, और बाकी जो हैं 20-25% सुन्नी हैं, 20-25% अहले तशी हैं। इस तरह करके उनकी जो बन रही है। और कुछ जो हैं वो दुरूज़ भी हैं। जो दुरूज़ हैं वो मतलब उनको मुसलमानों का ही एक फ़िरका कहा जाता है, लेकिन काफ़ी शख्सियत ऐसे लोग ऐसे हैं जो दुरूज़ को एक अलग से तस्वुर करते हैं। मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन दुरूज़ भी हैं वहाँ पे। अब ये होता है वहाँ पर कि जो फ़लस्तीनी वहाँ पे आ जाते हैं, तो फ़लस्तीनी सुन्नी है। जो मैंने पहले भी बहुत दफ़ा बात की कि मैं कभी मुझे अहले तशी फ़लस्तीनी नहीं मिले होंगे, ज़रूर होते होंगे, लेकिन अजब है इत्तेफाक है मेरी कम मुलाकात हुई तो वो सुन्नी है ज़्यादा मेजॉर, और उनको अरब ममालिक की हमायत हासिल है। जो PLO है उनको अरब ममालिक की हमायत हासिल है, सब अरब ममालिक की। ठीक है, उस वक्त क्या सऊदी अरेबिया, तो क्या उस वक्त जो है वो खलीजी रियासतें तो बन रही हैं ना अभी। ये 70 और 74 के दरमियान कई खलीजी रियासतों का जन्म हो रहा है जी। और बल्कि एक ऐसा मरहला भी आ रहा है, और उससे पहले बातचीत पहले शुरू हो गई है लेट 60s में, लेकिन वो ऐसा भी आ रहा है कि क्या UAE में 8 रियासतें होंगी या 7 रियासतें होंगी। और ये भी मुमकिन था कि कतर UAE का हिस्सा होता, ये मैं बात पहले भी कर चुका हूँ। तो वो मतलब वो खलीजी रियासतें भी बन रही हैं, आज़ादी हासिल कर रही हैं। तो ये अब तमाम जो फ़लस्तीनी हैं ये सुन्नी हैं, और ये वहाँ पहुँचते हैं, और वहाँ पहुँचने के बाद जो है वो वहाँ पर ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ इससे पहले भी मुख्तलिफ सुन्नी तंजीमें हैं, मौजूद हैं, लेकिन PLO के जाने के बाद एक मज़बूत जगह बनती है, वो एक यानी होती है ना गुरिल्ला, यानी उधर कास्त्रो है, तो एक जनाब उधर कोई मतलब हुचिमो ने। अच्छा, अब 1974 कौन सा साल है? ये वो साल है जब दुनिया में क्या हो रहा है, मतलब दुनिया में ये हो रहा है कि जी वियतनाम में शिकस्त हो रही है, और कंबोडिया में, लाओस में घुस रहा है अमेरिका या जो जनूबी वियतनाम के लोग हैं, और 74 में ये फॉल ऑफ साइगोन भी हो रहा है। साथ ही जो है ये निक्सन रिज़ाइन कर रहे हैं, वाटरगेट स्कैंडल आ रहा है। अच्छा, दुनिया भर से यानी आप ये देखें कि जो आयरिश रिपब्लिकन आर्मी है उसका भरपूर क्लैश हो रहा है। 74, 73, 72 ये मतलब मुख्तलिफ पब्स पे अटैक हो रहे हैं। उधर से वो जवाबी जो ब्रिटिश सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो IRA से लड़े। तो 74 एक बड़ा मतलब टर्मोइल है। जापान की रेड आर्मी से लेके और वो जो है वो जनाब क्यूबा के लोग और इधर उधर सारे गुरीले जो दुनिया भर के कम्युनिस्ट मार के वो रुख कर रहे हैं लेबनान का, कि लेबनान जाओ भाई, लेबनान जाओ, उधर ये PLO और एक अलामत बनी हुई है। अब इस पूरी सूरत हाल में 1974 में ये अच्छा वहाँ पर बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है जो मैरोनाइट्स की, बहुत स्ट्रॉन्ग, और वो उनके पास आर्म्स भी हैं, मुसल्ला हैं उनके, मतलब बहुत सबसे ज़्यादा पावरफुल वहाँ पे मैरोनाइट क्रिश्चियंस हैं। और उसके बाद वहाँ PLO के जाने से सुन्नी बहुत मजबूत होते हैं वहाँ पे, और उसके बाद जो है वो अहले तशी की कोई नुमाइंदगी नहीं है। अब 1974 है और अहले तशी की कोई सच नुमाइंदगी नहीं है, सच कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। तो वहाँ पर मूसा सदर जो 15 साल से तकरीबन आ चुके थे लेबनान, इनका ख़ानदान लेबनान से था, ये कुम में रहे, कुम से ये फिर तालीम हासिल करके ये लेबनान आ चुके थे, लेकिन ज़्यादातर दरस तदरीस में और ये हॉस्पिटल्स और स्कूल्स और रफ़ाई कामों वगैरह में तो एज सच इन्होंने कोई अपनी कोई सियासी पॉलिटिकल कोई इनकी ख़ास एक्टिविटी नहीं थी। लेकिन उसके बाद जो है वो इनके जहन में ये चीज़ आई कि भाई यहाँ पर तो अब अहले तशी जो हैं उनकी तो वो रिप्रेजेंटेशन नहीं है। एक स्पीकर का ओहदा दिया हुआ है जो मुआहदा है, जो अभी भी है उनके, लेकिन वो कोई ख़ास जो पावर है और उसमें जो है वो उनका कोई हिस्सा नहीं है। और इसमें जो है ये मतलब कैसे अब इसको आगे अहले तशी को की आवाज़ तो होनी चाहिए। अगर 20-25% आबादी है और फ़लस्तीनी भी वहाँ बड़ी तादाद में आ गए हैं और आ रहे हैं वहाँ 70 काफ़ी पॉपुलेशन का एक हो रहा है सारा,
तो वहाँ पर जो है, अच्छा वहाँ पर जो कमाल जुमलात हैं वो जो हैं वो दुरूज़ तंजीमों को हेड कर रहे हैं, और कताए पार्टी जो है वो लीड कर रही है जनाब, और बड़ी मुसल्ला पार्टी वो जनाब बड़ी मजबूत बनी हुई है मेरोनाइट क्रिश्चियंस की, ठीक है। और जब ये PLO चली गई तो सुन्नी हैं सारे। तो अब जनाब वहाँ पर ये हुआ कि कैसे किया जाए, और कमाल जुमलात मैंने आपसे कहा ना, वली जुमलात के जो भाई बड़े और वो जिनका बाद में कत्ल हो गया था, तो दुरूज़ वो, तो वहाँ पर फिर मूसा सदर जो हैं वही कहते हैं कि भाई ऐसा है कि अब ज़रा थोड़ा सा हमें यहाँ पर अच्छा दुरूज़ जो है ना, ये मैं आपको ये बताऊँ कि ये जो है ना, ये इनको ये फ़ातिमी जब खिलाफत थी ना, तो फ़ातिमी खिलाफत के दौर में ये आए थे। मतलब ये मतलब विदाउट गोइंग इन डिटेल के इनके कुछ मतलब है कि जो मजमूई तौर पे अहले तशी भी और सुन्नी भी और बाकी से इख्तलाफ भी हैं, ये अपनी इबादत वगैरह को खुफिया रखते हैं, लेकिन इनको मुसलमानी कहा जाता है। लेकिन बहरहाल एक अलग से उनकी एक पोजीशनिंग है वहाँ पे, उनकी पार्लियामेंट में भी दुरूज़ जो है उनकी एक अलग पोजीशनिंग है, और उनकी जो जैसे यजीदी है ना ये जी सीरिया में, तो अक्सर लोग इनको समझते ही नहीं कि क्या है, और इनकी थ्योरी बड़ी अलग है। मैं जब पहली बार ये अपना तारुफ नहीं दायर कर, मैं वापस आता हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि जी वो शैतान को अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया था। मतलब उनकी वहाँ से अजीब कहानी शुरू हो जाती है कि माफ़ कर दिया था, पर मतलब वो सब ने फारिग किया हुआ है उनको, ना उनको क्रिश्चियन मानते हैं, ना उनको ज्यूज़ मानते हैं, ना उनको मुसलमान मानते हैं, कोई मानते ही नहीं। वो कहते हैं जी ऊपर मामला अल्लाह ताला ने शैतान को ही माफ़ कर दिया था। अब जब माफ़ कर दिया था तो ये फिर उसके बाद वो अजीब एक कहानी शुरू होती है, मोर वगैरह, वो बहरहाल विदाउट गोइंग इन डिटेल, वो उनका कत्ल जो दाइश वाले करते रहे, तो इस तरह के काफ़ी सारे फ़िरके वहाँ पे हैं मसले के। बहरहाल गोइंग बैक, अभी हुआ कि वो जो ये लेबनान में इन्होंने फिर ये हुआ कि इन्होंने जो अहले तशी ज़ाहिर है कि बहुत बड़ी तादाद में, तो इन्होंने फिर ये कहा कि भाई ऐसा है कि यहाँ पर अहले तशी की इमाम मूसा सदर वहाँ 59 से मौजूद थे, लेबनान में वापस आ गए थे, ख़ानदान उनका बड़ा, ये बलबार्क के इलाके में गए। इन्होंने अपने साथी हुसैन अल हुसैनी के साथ मशवरा किया और ये बलबार्क के इलाके में गए, और बलबार्क के इलाके में जब गए तो वहाँ पर जो है वो इनका हज़ारों की तादाद में इस्तकबाल हुआ। जो अहले तशी थे वहाँ पे, उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में मूसा सदर का इस्तकबाल किया, और मूसा सदर जो हैं उन्होंने कहा कि ये अहले तशी जो हैं ये कब तक यहाँ पर जो कुछ हो रहा है लिबनान की सियासत में, कब तक उसको बर्दाश्त करते रहेंगे, कब तक ये सिलसिला चलेगा सारा। और उन्होंने लेकिन उन्होंने ना फ़लस्तीनियों के बारे में कोई बात की, ना सुन्नियों के बारे में, ना, बल्कि हुआ ये कि अच्छा वहाँ से जो है वो बुनियाद पड़ी हरकतुल महरूमीन, गालिबन पहले के नाम से उन्होंने तंजीम की बुनियाद रखी, और वो ये था कि उसमें फिर क्रिश्चियंस भी आए, उसमें फिर सुन्नी भी आ गए, उसमें क्रिश्चियंस में तो बहुत पॉपुलर हुई ना ये जो इनकी तंजीम थी। लेकिन फिर ये हुआ कि अगले साल यानी 74 का ये साल बड़ा इंपॉर्टेंट है। 4 साल पहले सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में आ गया है, 1972 हो चुका है, 73 में आइन लिखा गया, मतलब 74 का साल जो है वो पाकिस्तान के अंदर मतलब इस्लामी समिट हो रही है लाहौर में, तो ये वो दिन है क्योंकि यासिर अरफात आ रहे हैं उसमें शरीक होने के लिए। अच्छा अब ये हुआ कि तो इन्होंने फिर अमल मूवमेंट कायम की, ये पहली जो है अहले तशी की मूवमेंट थी। लेकिन ये जो है, और इसमें फिर 15 साल एक स्कूल का तालिब इल्म जब इन्होंने कायम की वहाँ पे, तो 15 साल एक स्कूल का तालिब इल्म आके मूसा सदर के इन इज्तिमात में शरीक होने लगा, और उसका नाम था सैयद हसन नसरुल्लाह। वो 15 साल का एक छोटा सा बच्चा था, और वो जो है वो बड़ा मुतासिर हुआ मूसा सदर से। अब जनाब यहाँ पे जो है वो जंग हो गई, ठीक है, जंग छिड़ गई, खाना जंगी हो गई, तो एक तरफ मैरोनाइट्स और एक तरफ फ़लस्तीनी, और दुरूज़ जो हैं वो फ़लस्तीनियों के साथ मिले, दुरूज़ फ़लस्तीनियों के साथ मिल गए, और अमल मूवमेंट भी जाहिर है कि इधर ही एक ही तरफ थे। लेकिन ये हुआ कि साथ ही फिर 75 के अंदर खाना जंगी शुरू, 79 में इनकलाब ईरान आ गया,
जब इनकलाब ईरान आया तो वहाँ से अमल मूवमेंट और हिजबुल्लाह में ये हिजबुल्लाह अलग हुई। अच्छा, इसी दौरान मूसा सदर जो हैं वो कहीं गए तो उसके बाद फिर वो अगवाई हो गए, फिर उनको पता ही नहीं चला, और वो जो हैं वो उसके बाद वो कहने लगे गद्दाफी की दावत पे, कहा जाता है कि उनको बुलाया गया था, उसके बाद कहीं शहीद हो गए, वो गायब, उनका कुछ पता नहीं चला। मूसा सदर बड़ी ज़बरदस्त फैमिली, मूसा सदर की कल भी मैंने बात की थी, जिनके ख़ानदान से मुक्तदा सदर हैं अब एक जो इराक़ में मौजूद हैं, और उनके भाई को भी शहीद किया गया, उनके मतलब बहुत एक उनकी एक बड़ी रिस्पेक्ट है। वो लेबनान से लेकिन कुम में वो रहे, तो अब उनका जो है अभी 79 में जब ये आ गया, इनकलाब आ गया, तो जो मूसा सदर थे उनका टिल्ट नहीं था इनकलाब की तरफ, इनकलाब ईरान की तरफ उनका टिल्ट नहीं था। आई रिपीट, उनका जो टिल्ट था वो ज़्यादा था उस वक्त सीरिया की तरफ, क्योंकि उन्होंने अलावाइट्स की फेवर में फतवा दिया था कि ये जो अलावाइट्स हैं, जो हाफिजुल असद की फैमिली है, ये इससे पहले अहले तशीन को नहीं मानते थे ना, मतलब कहते थे कि ये एक अलग हैं, जैसे दुरूज हैं, जैसे बाकी हैं, इसी तरह अलावाइट्स हैं। तो मूसा सदर ने कहा था, फतवा दिया था कि ये भी जो हैं ये अहले तशीन, तो वो सीरिया की तरफ थे। लेकिन जो स्प्लिट हुआ दरमियान में वो इस तरह से हुआ कि हिजबुल्लाह जब कायम हुई तो हिजबुल्लाह इनकलाब ईरान से मुतासिर थी, आयतुल्लाह खुमैनी, और उसका नतीजा ये हुआ कि स्प्लिट शुरू हुआ, और 79 का इनकलाब है, और 82 में जाके हिजबुल्लाह की अनाउंसमेंट होती है। और फिर उसके बाद जो है वो, अच्छा, अमल और हिजबुल्लाह का स्प्लिट हुआ आपस में, जाहिर है कि इख्तलाफात वगैरह हुए, लेकिन फिर दोनों इकट्ठे हो गए, दोनों एक साथ हो गए। नबी बैरी जो हैं वो जो स्पीकर हैं वो हिजबुल्लाह से नहीं है, वो अमल से हैं, हरकतुल अमल से हैं आज तक, नबी बैरी जो स्पीकर हैं। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि वो हिजबुल्लाह फिर उसके बाद, यानी अब 80 की दिहाई में हिजबुल्लाह आती है, और 10 साल हिजबुल्लाह के क़याम के पहले 10 सालों के बाद, यानी 1982 से 1992 तक, उसके 1992 से 2024 तक क़यादत जो है वो सैयद हसन नसरुल्लाह के पास रहती है। 1992 से बनती है 82 में, ठीक है, अब्बास मूसवी के बाद, और वो जो भी उनके पहले रहनुमा थे जिनको हिट किया जाता है, और ये उसके बाद ये जो है ये सैयद हसन नसरुल्लाह इसकी क़यादत संभाल लेते हैं 1992 से लेके। वहाँ पर PLO जो फ़लस्तीनी हैं, वहाँ पर उनके दरमियान इख्तलाफ पैदा होता है, फ़तह मूवमेंट और हमास जन्म लेती है। लेकिन ये ध्यान में रखें कि वो हमास फ़तह जो है वो अलग है, ये अलग हैं, और जो इनकी लड़ाई हो रही है मेरोनाइट क्रिश्चियन से, मेरोनाइट क्रिश्चियंस के जो एक लीडर हैं वो आगे कमांडर, वो कमांडर आगे, वो जनाब इतने झगड़े में उन्होंने कहा कोई एग्रीमेंट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैं ताइफ एग्रीमेंट को भी नहीं मानता किसी सूरत। वो चले गए जनाब, मुल्क छोड़ के फरार हो गए। उसके बाद 2006 में उनका जो मामला तय हुआ, हिजबुल्लाह से वापस आए। जो मैं कहता हूँ ना, इतनी खूबसूरत ये वहाँ पे एक शिया सुन्नी दुरूज़, ये सारे सेक्ट्स और कौमियतें अगर खूबसूरत तरीन मैंने कहीं देखी तो वो यहाँ पे देखी। और वो कौन थे? वो माइकल ऑन, जो लेबनान के भी 90 साल के जो सदर हैं, ये वो थे जो मेरोनाइट क्रिश्चियन लड़ रहे थे PLO से और अमल से और हिजबुल्लाह से, और जो छोड़ के चले गए थे लेबनान जब ये जो है ये यानी जीतने लगे ये लोग, ये साइड जीतने लगी। अच्छा, इसी में अब आप देखें कि 92 के अंदर ये उस वक्त हिजबुल्लाह बनती है जब इसराइल एंटर होता है लेबनान के अंदर, ठीक है, और इसराइल जो है वो लेबनान के अंदर ज़मीनी फ़ौज उसकी एंटर होती है, और वो इसलिए कि जी वहाँ पर एक सफ़ीर के ऊपर अबू नदाल और ये ग्रुप अटैकर ये ज़मीन यहाँ से एंटर होते हैं, और उसके बाद एंटर होने के बाद ये बशीर गमाइल अपना बंदा जो है वहाँ पे सदर लेकर आ जाते हैं। बशीर गमाइल को वहाँ पे अमेरिकन और फ्रेंच और वो सारे लोग, एक मल्टी नेशनल फोर्स लैंड होती है लेबनान में। बशीर गमाइल को अपनी जगह रखते हैं, रख के छोड़ के जाते हैं। 2 दिन के बाद बशीर गमाइल को मार दिया जाता है। ये फ़ौजें फिर वापस आ जाती हैं। उसके बाद उन बैरक्स पे अटैक होता है, उसमें कोई 240 बंदे अमेरिका के, फिर फ्रेंच पे अटैक होता है, फिर उधर भी बहुत सारे लोग। तो फिर आखिर में ये खुदा करके 90 तक उधर कोल्ड वॉर ख़त्म हो रही है, यहाँ पर लेबनान की खाना जंगी ख़त्म हो रही है।
अच्छा, अब आप आ जाएं फास्ट फॉरवर्ड करके, इस पूरे बैकग्राउंड के साथ फास्ट फॉरवर्ड करके आप आ जाएं 2024, ठीक है, और 2024 आ जाएं, दरमियान में कोल्ड वॉर ख़त्म होती है, वॉर ऑन टेरर, उसके बाद अरब स्प्रिंग, उसके बाद वाक़यात देखें ना आप, जो ये सैयद हसन नसरुल्लाह जो खाना जंगी से लेके स्टार्ट करते हैं, यानी तलवारों में ही जो है वो जवान होते हैं, तलवारों में ही ज़िंदगी गुजारते हैं और फिर शहीद होते हैं। अब वक्फा नहीं तो मैं उसकी बात बढ़ता हूँ कि अब वो क्या करेंगे, ईरान क्या करेगा, पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, क्या अमेरिका सकिन हो गया इसमें, क्या अमेरिका ने साउथ चाइना सी की तरफ नहीं जाना, और क्या अमेरिका को जो है वो यूक्रेन और मिडल ईस्ट में ही बड़ी मुश्किलों के साथ, बड़ी मुश्किलों से अफगानिस्तान से अमेरिका गया था, बड़ी मुश्किलों से 20 साल के बाद, और ये था कि यहाँ से निकलो, जो मर्जी होता निकलो। और ये पहुँचते ही बाइडेन ने कहा था कि हम चाहते हैं कि जो ईरान के साथ न्यूक्लियर दोबारा स्टार्ट हो जाए, और ये हो जाए और वो हो जाए, और अफगानिस्तान से निकलो जैसे तैसे करके, और मिडिल ईस्ट से भी विड्रॉ करो, असल हमारा फड्डा उधर पड़ा है। तो क्या रशिया और अब ये इधर इंगेज हो गए, इधर से जाते हैं, ट्रूप्स निकाली थी ना बहुत बड़ी तादाद में, तो क्या होगा, इधर इंगेज हो गए, क्योंकि ये देखिए ना बड़ी सूरत है। और क्या इसराइल एंटर होगा, क्योंकि 60,000 लोग इसराइल के शुमाली इसराइल से निकल के वस्ती इसराइल में आ चुके हैं, उनको इसराइल वापस कैसे सेटल करेगा नॉर्थ में, उनकी गारंटी कैसे होगी कि इनके ऊपर दोबारा कोई अटैक्स नहीं होंगे। अब वक्फा लें, उसके बाद बात करते हैं जी। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से एक बार फिर नए इलेक्शन का मुतालबा किया गया है। जाहिर है कि वो इस इलेक्शन को नहीं मानते। कल जमात इस्लामी भी शायद तहरीक इंसाफ के साथ मिल रही है। ये मुझे, मैंने कहा ना, अचानक जो तरामीम थी ना वो क्वाइट आपको नज़र आ रहा है, एकदम से वो जो था कि ज़रूर करवाना है, होगा अब ये इस तारीख को, तो देखते हैं, अल्लाह ताला इंतशार मुल्क में ना जाए। अच्छा, मैं अभी हमारे एक बड़े मोहतरम दोस्त हैं, उनका मैसेज आया कि मैं उसमें तस्दीक करूं कि 1975 में शाह फैसल जो हैं उनका जो है वो उनकी असैसिनेशन हुई थी 75 में। लेकिन मैं बुनियादी तौर पे बात वही कर रहा था कि ये 75-74 का जो साल है ये बड़ा टर्मोइल है। अच्छा, यहाँ पाकिस्तान में इसलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं हो रहा कि यहाँ पाकिस्तान में और वाक़यात हो रहे हैं, पाकिस्तान में और बड़े वाक़यात हो रहे हैं। उन्हीं दिनों में ये मशरिक़ी पाकिस्तान साने, उसका आइन बन रहा है, उसके बाद इस्लामी समिट हो रही है, उसके बाद ये 75 का साल देखें तो यहाँ पर बहुत कुछ हो रहा है। तो इसी दौरान, और फिर अब इसको आगे खींचने लगा, तो यानी हम जब इनकलाब ईरान आ रहा है, तो यानी 77 में ज़िया-उल-हक साहब आ गए, तो सारे लोग यहाँ पे क्या इवेंट्स क्या हो रहे हैं। अब वो जो वहाँ बहुत कुछ हो रहा है तो हमारी तवज्जो कुछ वहाँ जाती है, कुछ तवज्जो नहीं जाती, क्योंकि 79 में ही फिर ये जो है ये 77 में ज़िया-उल-हक आते हैं, और 79 में ये अफ़गान सोवियत अफ़गान जो जिहाद या जो भी इसको ये शुरू हो जाता है। और ये जो अब ये 79 है, ये वो साल है जिसमें इनकलाब भी है ईरान में, यहाँ पर सोवियत भी स्टार्ट हो गया है, पाकिस्तान दरमियान में है। जो सर जंग जो है वो एक उसने अगले चंद सालों में एक हतमी शक्ल इख्तियार करनी है, या इधर गिरना है या उधर गिरना है। और साथ ही जो है वो फिर 8 साल जंग शुरू हो जाती है ईरान और इराक़ की, जिसमें अमेरिका जो है वो इराक़ के साथ भी है, लेकिन ये है कि वो कहीं कहीं ईरान के साथ भी कॉन्ट्रा स्कैंडल्स आ रहे हैं और सब कुछ आ रहा है। तो लेकिन वो बुनियादी तौर पे सद्दाम हुसैन उनके अलाए हैं, और वो 88 तक जो है वो ये जंग चलती है। और ये 18 मतलब वही यहाँ से विड्रॉल भी वही साल हैं तकरीबन 88-89 जब यहाँ से उनका विड्रॉल होता है। अच्छा, रेगन है जो सारे मामला देख रहे हैं इत्तेफाक से, क्योंकि रेगन जो है वहाँ पे वो 82 के अंदर जो हिज़्बुल्लाह और ये सारे मामला वहाँ पे जो बैरिक्स पे अटैक्स हो रहे हैं। अच्छा, अब ये ध्यान में रखें कि जो बैरिक्स पे अटैक हुए तो उस वक्त यासिर अरफात त्यूनिस जा चुके थे, मतलब एक मुआहिदा हो गया था वहाँ पर कि भाई इसमें ऐसा है कि अब फ़लस्तीनिया से निकलेंगे, चले जाएंगे, और यहाँ पे जो है वो बशीर गमाइल रहेंगे, ठीक है, जो कि इसराइल की सपोर्ट थी जिनको,
और यहाँ पर जो है वो तो फ़लस्तीनी वहाँ से निकल गए। फ़लस्तीनी निकले तो हिज़्बुल्लाह ने फिर उसके बाद हिज़्बुल्लाह पीछे एक बड़ी कुव्वत के तौर पे वहाँ से वो मल्टाई जो नेशनल फोर्सेस थी वो भी छोड़ के चली गई। बशीर गमाइल को छोड़ के चले गए, बशीर गमाइल धमाके में मारे गए, वो वापस आ गई फोर्सेस सारी जो अमेरिका, फ्रांस, इटली वगैरह, उनके ऊपर अटैक्स हुए अगले साल 83 में बशीर गमाइल। और वो यानी अब आप सोचें कि वहाँ पर चूँकि फ़लस्तीनी निकल चुके थे, फ़लस्तीनी वहाँ नहीं थे, वो वैक्यूम आज तक है कि आपको फ़लस्तीनी वहाँ पर नज़र नहीं आते, बल्कि फ़लस्तीनी जो हैं आपको वेस्ट बैंक और उसके बाद फिर कुछ जो निकले जब वहाँ से यासिर अराफात, कुछ ट्यूनीसिया चले गए, कुछ गज़ा में आ गए, कुछ वेस्ट बैंक में आबाद हो गए आके, और जॉर्डन के साथ वो इशू था। तो वहाँ पर ये हुआ कि हिज़्बुल्लाह को फिर स्पेस मिली और सैयद हसन नसरुल्लाह और ये उनके साथ जो ओल्ड गार्ड्स अभी जो हाशिम सफ़ीउद्दीन है, सफ़ीउद्दीन हाशिम, ये उनके पुराने साथियों में से ओल्ड गार्ड्स में से अकेले हैं, ये अभी पुराने गार्ड्स में से। और उसके बाद जो अली कराकी हैं, उनको तो 80 के बाद 80, 81, 82 के बाद वो कमी जिनका जो दूसरे नाम आ रहा है वो जिनका नाम है वो तो उनकी तस्वीरें भी कम हैं और उनकी पब्लिक अपीयरेंस भी नहीं है ज़्यादा। ये जो हैं ये जो हाशिम सफ़ीउद्दीन जो अब हिज़्बुल्लाह की क़यादत करेंगे, ये वो हाशिम सफ़ीउद्दीन हैं जिनके बेटे रिदा की शादी जनरल कासिम सुलेमानी की साहबजादी ज़ैनब से हुई है। यानी ये समझें कि एक तरह से उनके समधी वाला ताल्लुक़ है इनका, ठीक है। और ये कज़न हैं सैयद हसन नसरुल्लाह के, ये कज़न है उसी एज ग्रुप के हैं और शुरू से ये सैयद हसन नसरुल्लाह के साथ होते थे, ठीक है ना। ये उनके साथ कुम भी गए थे, वापस भी, ये तो ये साथ थे उनके। बहुत से लोग इनको सैयद हसन नसरुल्लाह का दामाद कह रहे हैं, मुझे नहीं पता, वो शायद गलत कैलकुलेशन हो रही है, क्या हो रहा है। तो इनके साहबजादे और उनकी कासिम सुलेमानी के साहबजादे और ये इनका टिल जो है वो ईरान की तरफ है, क्योंकि ये ज़हन में रहे कि अमल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान जो अलग वो अलहदगी हुई थी वो इनकलाब ईरान की बात हुई थी। अच्छा, अब क्या 60-70 हज़ार लोग, अगर आज हम देखें तो अगर हम ये फर्स्ट स्लाइड दिखा सकें तो नाइम कासिम जो हैं वो आर्जी तौर पर उनको बनाया गया। नाइम कासिम जो हैं ये इनकी काफ़ी ज़्यादा उम्र है, ये मतलब 75-78 साल के हैं शायद। तो लेकिन हाशिम सफ़ीउद्दीन जो हैं ये अपनी जगह मौजूद हैं, जो शूरा काउंसिल में 16 के करीब लोग होते हैं, तो शूरा काउंसिल में ये शख्सियत मौजूद हैं। और जो जिहाद काउंसिल है वहाँ पे अली कराकी, उनकी तस्वीर तो नहीं है काफ़ी अरसे से। फवाद शुक्र सबसे पहले अटैक हुआ था और इब्राहिम वकील इन पे 20 तारीख को अटैक हुआ। तो ये जो शूरा है वो अपनी जगह काफ़ी हद तक मौजूद है, लेकिन जो जिहाद काउंसिल इनकी है वो हिज़्बुल्लाह की, वो जो है बड़ी हद तक हिट हुई है। अब सवाल ये है कि कौन क्या हु विल डू व्हाट। पहली बात तो ये है कि अगर आज हम देखें कि आज की क्या सूरत हाल है लेबनान की, तो अभी कुछ देर पहले तक फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा पहुँच रहे हैं लेबनान, बैरूत। और दूसरी बात ये ज़हन में रखें कि अब है लेबनान की आर्मी, ये लेबनान है। दरमियान में क्या हुआ, दरमियान में एक और वाक़या हुआ, वो ये वाक़या हुआ कि चूंकि हिज़्बुल्लाह के लोग जाके लड़ रहे थे दाइश के ख़िलाफ़, तो जो लेबनान की आर्मी थी, हिज़्बुल्लाह को नहीं, लेबनान की आर्मी को अमेरिका ने खूब असला दिया, ठीक है। अमेरिका ने खूब असला दिया उनको कि आप जाके दाइश के ख़िलाफ़, और दाइश यहाँ ना आ जाए कहीं। तो लेबनान की आर्मी का, अमेरिकन आर्मी का सारा असला उनके पास है, हिज़्बुल्लाह के पास रशिया का असला है। ये अब लेबनान की आर्मी अपनी जगह, वो आर्म्ड फोर्सेस है ना, मैंने आपसे कहा ना कि उनका जो स्पीकर है वो हिज़्बुल्लाह से नहीं, वो अमल से हैं, नबी बैरी, वो तब से हैं, उनके सदर भी तब से हैं। वो सिविल वॉर के अंदर जो मेरोनाइट क्रिश्चियन जनरल होते हैं ना, वो उस वक्त जनरल थे, माइकल ऑन, एनीवे वो चले गए मुँह छोड़ के। वो पहले फ्रांस के सफारत खाने पना ली, उन्होंने कहा मैं तो मानते ही नहीं, हिज़्बुल्लाह को नहीं छोड़ूंगा। फिर वो पेरिस में उन्होंने ली, फिर मुआहदा हुआ, वापस आए, और कैसे हिफाजत से आप देखें उनको हिज़्बुल्लाह ने कैसे तरीके से, मैं कहता हूँ ना, बहुत ज़बरदस्त वो था। अब ये कैसे आगे क्या शेप लेगी लेबनान की पॉलिटिक्स, ये देखना है। अच्छा, अब आज का अगर नक्शा ये देखें कि ये हसन नसरुल्लाह के जाने के बाद ये क्या हुआ, आज क्या हुआ, अभी कुछ देर पहले तक,
तो हमें पूरे लेबनान के ऊपर स्ट्राइक्स नज़र आ रही हैं जो जनूब में नहीं है बल्कि शुमाल तक हैं। ये जो मैंने तस्वीरें ली हैं ना, ये है शिबा वैली, ये शिबा वैली है, ठीक है ना। और ये इसके बहरहाल इसको छोड़ दें और इसको ना दिखाएं तो बेहतर है, मैं खासतौर वो दिखाएं जो ये मैप है। अच्छा, कुछ इसमें से जो है वो मेरी एक्सक्लूसिव हैं फुटेज, जब मैं जाता रहूँ वहाँ पे, और कुछ जो है वो दूसरी, लेकिन हम उस पर चले जाते हैं जो इसमें बहुत से मीडिया के लोग और जो गाइड थे और बिल्डिंग्स थी वो सारी तबाह हो गई दाहिया के इलाके में। 12 अच्छा, अब ये जो है, ये अगर हम थर्ड देखें, इसको थोड़ा सा बड़ा करें, तो लेबनान का जो इलाका है, जो ट्रिपोली का इलाका है, यानी जहाँ पर क्रिश्चियन हैं ज़्यादा, वहाँ तक भी हिट कर रहे हैं, शुमाल तक हिट कर रहे हैं। लेबनान के शुमाल भी हिट किया है इसराइल ने। और ये जो ब्लू लाइन है, जो कि मुतनाज़िद ब्लू लाइन है बीच में, क्योंकि इसराइल पूरा विड्रॉ नहीं किया था, उसने 82 में एंटर हुआ था, तो बाहर जब निकला था तो पूरा नहीं निकला था, तो वो एक वहाँ पर भी एक कन्फ्यूजन है। लेकिन अगर आप देखें तो वहाँ से आगे मिसाइल भी इधर गिरे हैं। ये जो रेड कलर है, ये रेड कलर वो जो हिजबुल्लाह ने फायर किए हैं। तो हिजबुल्लाह अभी ये वो इलाका है जहाँ से जो यहूदी हैं वो निकल के आ गए हैं बस्ती, इसराइल के पास जगह नहीं है। देखिए, सबसे एक बहुत बड़ा जो मसला है ना, वो ये कि यहाँ जगह नहीं है, ना फ़लस्तीनियों के पास जगह है ना इसराइल के। अब उनका 60-70 हज़ार बंदा जो छोड़ के, वो पूरा जो लेबनान का बॉर्डर उसको भी छोड़ के आ गया, और गोलान की पहाड़ियों पे तो वो बैठे हैं गुरीले दूसरे जो कि वहाँ के जंगजू हैं। अच्छा, मैं आपको सिर्फ बता दूं, ओल्ड गार्ड्स को दुनिया जानती थी। एक और मसला जो बहुत अजीब सा है ना, एक तो पेनिट्रेशन अंदर हुई है, कैसे हुई है, उसमें कोई ताइवान है, उसमें कोई जो है वो मतलब है कि ये स्लीपर सेल्स में तो ऐसे होता है ना कि ये नहीं होता कि किसी बंदे को ख़रीद लो। ये जो लॉन्ग टर्म फड्डे होते हैं ना, उसमें तो होता है कि वो जनाब वो एक ही स्लीपर सेल है, वो 40 साल से उधर ही आबाद हो गया, कोई ख़ानदान, कोई बच्चे, शादियाँ, कारोबार, दुकान, उसको एक ही दफ़ा बस एक मैसेज आएगा और वो खड़ा होगा और उसने वो काम करना होगा। तो ये मूल लॉन्ग टर्म एक दूसरे के साथ जो फ्रोज़न कॉन्फ्लिक्ट्स में होते हैं ना, इनके स्लीपर सेल्स वो साल से 20-25 सालों से अपनी जगह पे बैठे होते हैं। कोई दाइयों में सेटल है, कोई कहीं है, कोई किसी जगह है, कोई मैसेज आया, उसने खड़े हो और अपना काम कर दिया। इशू ये सारा कि व्हाट नेक्स्ट, क्या ईरान में इसमें फौरी सकिन होगा? आई डाउट। क्या इसराइल जो है वो लेबनान के अंदर ग्राउंड ऑफेंसिव करेगा? नहीं करेगा तो अपने लोगों को कैसे लेके जाएगा आगे? शुमाली जो इसराइल है और अंदर जाएगा लेबनान में, तो क्या ऑक्यूपाई कर लेगा लेबनान को और गुरिल्ला वॉरफेयर की तरफ जाएगा? एग्जॉस्ट हुआ हुआ है, सारी टेक्नोलॉजी के बावजूद एग्जॉशन है। ये मैंने कहा ना, ये टेक्टिकल। अच्छा, हसन नसरुल्लाह बड़ी, ये नहीं, मैंने कल भी बात की थी कि इस्माइल हानिया जो हैं, इस्माइल हानिया से ज़्यादा वो भी अल्लाह ताला उनके दर्जा बने हुए, वो भी बड़ी शख्सियत। लेकिन जो अगर आप इनकी देखें ना, सैयद हसन नसरुल्लाह की, तो इनकी हिस्ट्री जो है और इनकी जो जदोजहद है वो एक बड़ी टावरिंग फिगर है। हमास की लीडरशिप जाती रही है दरमियान में, शेख अहमद यासीन, ठीक है, अब्दुल अजीज़ रंदेसी 2004 में बैक टू बैक, ठीक है ना, उसके बाद इस्माइल हानिया, फिर उनके बाद ये याहिया सनवर, खालिद मिशाल, वो हमास की लीडरशिप जो है वो बड़ी बहुत हिट। ये 1992 से है। ये पहली मरतबा ऐसा होगा कि जो सफ़ीउद्दीन है वो इनकी जगह संभालेंगे हिजबुल्लाह की। हिजबुल्लाह वो है, अच्छा, इनके जो भाई हैं वो ईरान में हिजबुल्लाह के नुमाइंदे हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये अभी एक तो चीज़ ये हमने माजी में भी देखा है कि लीडरशिप्स गई, तो लीडरशिप्स के जाने के बाद वो पार्टियां किसी और शक्ल इख्तियार कर ली। अब ओल्ड गार्ड्स तो चले गए ना। सवाल ये है कि जो नई जनरेशन है उसमें कितनी पेनिट्रेशन है, वो क्या करते हैं, क्या वो ग्रुप्स में रहते हैं, क्या एक हिजबुल्लाह रहती है, एक हिजबुल्लाह तो ऑलरेडी नहीं है, एक इराक की है, एक इधर की है, उधर की है, दाएँ की बाएँ की, आगे पीछे। और जितने ममालिक हैं अरब ममालिक जो बज़ाहिर हमास के शदीद खिलाफ हैं, अब ये असल बात सुने, जितने हमास और हिजबुल्लाह के इंतहाई खिलाफ हैं और इसराइल के साथ दोस्ती, वो सब खामोशी से हमास को सपोर्ट करते हैं और हिजबुल्लाह को कि हमारे कुछ नहीं करना भाई, दूर दूर रहना ठीक है, हमसे दूर दूर रहना, हमारे अंदर जो है ना यहाँ को पटाखा मत चला देना, मुसीबत पड़ेगी।
वो सारे सपोर्ट करते हैं क्वाइटली फाइनेंशियली। कतर के बारे में तो कतर पे इल्ज़ाम लगाया, लगे कतर पे तो मतलब कतर तो डिप्लोमेसी कर रहा था, लेकिन वो सारे जो है ना वो आप देखें ना कि वो मतलब वो कभी इन फड्डों में दरमियान में उनकी पूरी कोशिश होगी। यूएई ने कितना बड़ा रोल प्ले किया। यूक्रेन और रशिया के आप देखें कि उन्होंने कैदी इस पूरी तलखी में, ज़ेलेंस्की तो थ्रो अंडर द बस हो गए ना, वो तो वापस उनकी तो बात सुनी नहीं। ट्रम्प ने उनसे कहा कि बेटा एक तो तस्वीर उतरवाओ साथ खड़े होकर। ट्रम्प से गए ना ट्रम्प टावर मिलने, उन्होंने साथ खड़ा करके तस्वीर उतरवाई। उन्होंने कहा कि उन्होंने विक्ट्री प्लान, उन्होंने कहा विक्ट्री प्लान है। उन्होंने कहा क्या किसके खिलाफ? उन्होंने कहा जी वो पुतिन के खिलाफ। उन्होंने कहा अच्छा पुतिन के खिलाफ विक्ट्री प्लान, अच्छा तस्वीर उतरवा के और भेज दिया वहाँ से। तो अब मसला ये है कि वो तो क्या बनेगा ज़ेलेंस्की का? अब तो सबकी नज़रें 5 नवंबर की तरफ में। और यहाँ पे क्या होगा ये अब व्हाट नेक्स्ट? क्या ईरान सकिन होगा फौरी तौर पे? नेतन्याहू की कोशिश होगी कि ईरान सकिन हो जाए, ईरान कूदे बीच में तो मुझे मौका मिले कि मैं अटैक करूं और एक जंग बड़ी छिड़ जाए खित्ते में सारी। लेकिन असल इशू ये है कि उधर क्या हिजबुल्लाह, असल है कि वो 60-70 हज़ार जो इसराइल के लोग इधर आ गए हैं वो उनको वापस कैसे भेजा जाएगा जी। और ये तो अजीब तरफ दुनिया सारी चली गई है। इसमें अब किडनैपिंग और हाईजैकिंग और ये और वो, अगर ये मामला सारे शुरू हो गए, क्योंकि यहाँ पर भी रवायती जंग तो नहीं हुई ना, यहाँ पर भी जो भी कुछ हुआ है तो साइबर और इसका सारा खेल है। तो ये रखें कि ये जहन में रखें कि जो आलमी कुव्वतें हैं इस वक्त वो अगर इसराइल के साथ हैं तो वो इसराइल जिन कुव्वतों से लड़ा है उनके साथ भी पावरफुल पावर्स हैं, ठीक है ना जी। टनल्स में ऐसे ही मिनट टू मिनट इंफॉर्मेशन नहीं जा रही थी ना, तो मतलब है कि वो साइड किस तरह रिटेलिएट करेगी वो, मतलब अब ये एक ऐसा है जो एक बड़ी जंग, पीस तो नहीं है अभी। अब भूल जाए 5 साल, 1 साल तो इसको हो गया ना, अक्टूबर आ रहा है 7 अक्टूबर। तो ये हिजबुल्लाह का तो मतलब ये कि 3 साल 4 साल 5 साल एक नया किस्सा पूरा इस खत्ते में। और क्या अमेरिका यहाँ रुकना चाहेगा? अमेरिका बड़ी मुश्किलों से अफगानिस्तान से और इराक से विड्रॉल हुआ है कि हम एक बस थोड़े तादाद में रखें अपनी प्रेजेंस और यहाँ से निकलें और उधर जाएं, उधर क्या हो रहा है वहाँ पे साउथ चाइना सी में और इधर उधर फिलिपीन और ये सारा। तो वो क़ुव्वतें भी चाहेंगी कि वो इधर इंगेज रहे। तो ये बड़ा एक मेरे ख्याल से एक लंबा एक बदकिस्मती के साथ एक महाज दोबारा मशरिक़ वस्ता में छिड़ गया है। मशरिक़ वस्ता की जंगें बड़ी पेचीदा हैं, बहुत पेचीदा हैं, और वहाँ ना मुआहदे जल्दी होते हैं ना वो जंगें ख़त्म होती हैं। और अब तो वो जंगें फैल के सूडान और लीबिया और ये सारा इलाका डिस्टेबलाइज हो गया और ज़ाहिर है कि बड़ी पावर्स सामने आ रही हैं। और देखते हैं कि अल्लाह ताला बस खैरियत रखे दुनिया में, लेकिन हालात जो हैं वो एक बद से बदतर सूरत हाल की तरफ जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमैरा सलीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।